अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में लॉकडाउन की पाबंदियां एक एक करके उठ रही हैं। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है और आज से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बंद की गई ट्रेनें भी तकरीबन 2 महीने बाद दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। जबकि सिंध और पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक मजीद अहम ऐलानात कर दिए हैं। सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल करते हुए शब कदर, जुमतुल विदा और नमाज ईद के लिए इज्तिमात की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। जैसे आज बड़ी बाबरकत रात है, शब कदर की रात है, 27वीं की रात है, रहमतों की रात है और फिर आगे ईद भी आनी है, जुमतुल विदा भी है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने आज एक नोटिफिकेशन उनका मिला है, उसी पर तमाम सूबे जो हैं वो अमल करेंगे। जुम्मतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियाँ हैं, वो उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी। और हमने भी उलमा कराम से दोबारा भी मशावरत की है। जो नमाज ईद है उसके लिए जो बड़ी खुली जगहें हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। और एक जगह अगर नमाजियों की तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा ही होगी हर जगह, तो एक से ज़ायद मरतबा ईद उल फितर की नमाज एक ही जगह पर अदा की जाएगी। कहीं पर 2 मरतबा भी हो सकती है, कहीं पर 3 मरतबा भी हो सकती है। इसी तरह पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने शहरों के दरमियान फौरी तौर पर बसें चलाने का ऐलान किया है। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि SOPs पर अमल करते हुए GT रोड पर 20% किराए में कमी के साथ सीट बाय सीट बसें चलाई जा सकती हैं, जबकि मोटरवे पर बसों के किराए में कमी नहीं होगी और सीट छोड़कर मुसाफिरों को बिठाया जाएगा। मोटरवे के ऊपर क्योंकि ये एक सीट छोड़कर एक सीट पे पैसेंजर को SOP जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करना है, लिहाजा हमने इनसे ये कहा है कि वो 20% जो किराए में मोटरवे के ऊपर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ताकि आप जो है अपने पैसेंजर को ले जा सके। यही बसें अगर GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहती हैं या मुल्तान रोड के ज़रिए आगे साउथ में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट पंजाब के SOPs हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। और अगर एक फैमिली फ़र्ज़ करें अपनी फैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है, तो उनको अलग-अलग बैठने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर सीट छोड़ने का जो है वो भी हमने इनको कहा कि आप सीट ना छोड़ें, क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है वो डबल किराया नहीं दे सकेगा। अब अहम बात यह है कि इस फैसले के तहत मोटरवे पर तो बसों में समाजी फासले की पाबंदी की शर्त बरकरार रखी गई है, मगर GT रोड पर बसों में समाजी फासले की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि किराए में कमी ज़रूर कर दी गई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पंजाब में मुज़ाकरात के बाद जो मज़ारात हैं उसको खोलने की भी इजाज़त देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत महकमा औक़ाफ़ के तहत आने वाले 544 मज़ार खोले जाएंगे। मगर पंजाब हुकूमत ने ईद पर सिनेमा और थिएटर्स खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इन मकामात पर SOPs पर अमल दरामद कराना नामुमकिन होगा, जबकि आज मुल्क भर में 2 महीने की बंदिश के बाद ट्रेनें दोबारा चला दी गई। पहले मरहले में 20 ट्रेनें चलाई गई हैं और SOPs पर अमल दरामद भी किया गया। इंतज़ामिया ने साबित किया कि अवाम से SOPs पर अमल दरामद कराया जा सकता है अगर सख्ती से फैसले पर अमल दरामद कराया जाए, जिसके तहत ट्रेनों में 40% नशिस्तें खाली रखी गईं और किसी मुसाफिर के रिश्तेदार को स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। कराची रेलवे स्टेशन पर क्या सूरत हाल रही, पहले वो देखिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि जब अमल दरामद कराना हो तो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में एक जैसा अमल दरामद हो सकता है। पहले कराची से देखिए सनूबिया चौधरी की रिपोर्ट। इंतज़ाम सही है, सैनिटाइज़र वगैरह सफाई सुथराई बहुत है, SOPs पे बहुत अमल हो रहा है। गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा किया है, किसी ने भी किया है, वो अल्लाह का नेक बंदा ने किया है। देखो पैसे वाला सरमायादार तो वो बाई रोड भी जा सकता है, जहाज़ में भी जाए, ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेन की सफाइयों में हमने यहाँ पे बाकायदा स्वीपर्स रखे हुए हैं, एडिशनल रखे हुए हैं, सैनिटाइजिंग की हुई है, हमने डिसइंफेक्टिंग तमाम ट्रेनों की कर दी और करते रहेंगे इंशाल्लाह। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने पर इंतजामात कैसे थे, किस तरीके से अमल दरामद किया गया, कराया गया और अवाम ने भी कैसे अमल दरामद किया, देखिए जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीद अली की रिपोर्ट।
25 मार्च से बंद मुसाफिर ट्रेनें बहाल हो गईं। पहले रोज लाहौर से रावलपिंडी के लिए 1 और कराची के लिए 3 ट्रेनें रवाना हुई। मुसाफिरों को मोबाइल फोन पर टिकटों की कंफर्मेशन का मैसेज दिखाकर स्टेशन में दाखिले की इजाजत दी गई। मुसाफिरों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर निशान लगा दिए गए। मुसाफिरों के साथ आने वालों को स्टेशन में दाखिले से रोक दिया गया। हर मुसाफिर को मास्क पहनने की ताकीद की गई। स्टेशन और ट्रेनों को क्लोरीन स्प्रे से डिसइंफेक्ट किया गया। तीन में जिस तरह से लोग यहाँ पर आ जाया करते थे, अब वैसे नहीं आ जा सकते। ये प्रॉपर एक बैरियर लगाया गया है, जिस बैरियर में से गुजरकर उन्हें टनल में से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर क्लोरीन का स्प्रे किया जा रहा है। और टोटली जो है, जो भी यहाँ पर अंदर आ रहा है वो खुद और उसका सामान टोटली डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ट्रेन ऑपरेशन जब दोबारा बहाल हुआ है तो यहाँ से सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से, बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत का। मुतमईन इंतजामात हैं और सहूलत भी है। सैनिटाइजर लगा के भेज रहे हैं बंदों को अंदर। समाजी फासलों के असूल पर अमल करते हुए ट्रेनों में भी 40% नशिस्तें खाली रखी गयी। अभी एक पूरे ब्लॉक के अंदर जो है 4 लोग बैठा करेंगे, 2 लोग सामने वाली सीट पे और 2 लोग इस तरफ वाली सीट पर। तो हिफाजती फासला जो है वो ट्रेन के अंदर भी बरकरार रखा हुआ है। मास्क चेक किए हैं, उसके बाद उन्होंने हमारी टिकट चेक की, अंदर आए हैं, हमें अच्छे इंतजाम थे। ऑनलाइन टिकट मोबाइल दिखाया है, उससे उन्होंने मेरा नंबर देखा है, उसके बाद उन्होंने मतलब अंदर भी बड़ा अच्छा सारी इंतजामिया अलर्ट है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे इंतजाम। ट्रेनें बहाल होने पर मुसाफिर खुश दिखाई दिए और कोरोना SOPs पर अमल किया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर को 500 रुपए और दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर मुसाफिरों को ट्रेन से उतार दिया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन AR अदनान और खालिद खान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की है कि वो SOPs की पासदारी करें, मगर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जब के इंतजामात हुकूमत ही को करने पड़ेंगे, अमल दरामद कराने के लिए भी इक़दाम हुकूमत ही को करने पड़ेंगे। ट्रेनों में कर दिए गए हैं तो कराची से लेके लाहौर तक पासदारी हो रही है। मॉल्स में कर दिए गए तो कराची लाहौर तमाम मॉल्स में पाबंदी हो रही है। ताजिर बरादरी के लिए नहीं किए गए मुख्तलिफ बाज़ारों में तो ना कराची में पासदारी हुई, ना पेशावर में पासदारी हुई, ना लाहौर में पासदारी हुई आम बाज़ारों में। तो अवाम से ये काम कराना पड़ेगा। यूरोप से लेके दूसरे ममालिक में नज़र आ रहा है कि जुर्माने रखे गए हैं कि अगर आपने मास्क नहीं पहना, फासला नहीं इख्तियार किया गया तो अवाम पर जुर्माना रखा जाएगा। तो अवाम की जिम्मेदारी ज़रूर है, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी भी साथ साथ है। पेशावर में भी जहाँ पर हम देख रहे थे कि बाज़ारों में कोई पासदारी नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट में कोई पासदारी नहीं हो रही क्योंकि नहीं कराई जा रही, जब आज ट्रेनें खुली तो क्या हुआ देखिए। पेशावर में ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। आज क्वेटा के लिए 1 जबकि कराची के लिए 2 ट्रेनें रवाना होंगी। हुकूमत ने मुसाफिरों और अमले के लिए SOPs बनाए हैं। आइए देखते हैं कि इन SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है। स्टेशन पर सैनिटाइजर गेट नस्ब किया गया, जबकि मुसाफिरों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। इंतजामात भी हमने सख्ती भी की। आपने खुद देखा होगा कि आपको भी बगैर स्क्रीनिंग के यहाँ पे स्टेशन पे दाखिल होने नहीं दिया गया। तो SOP के मुताबिक अमल हो रहा है। स्टेशन और गाड़ियों में जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया। स्टेशन की सूरत हाल तो हमने देख ली है। अवामी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ट्रेन के अंदर की क्या सूरत हाल है। ट्रेन के अंदर मुसाफिरों ने मास्क भी पहने हुए थे, जबकि समाजी फासले का ख्याल भी रखा गया। गाड़ी के अंदर हर मुसाफिर को चेक करके, सैनिटाइजर करके, उसके बाद मास्क, ग्लव्स ये चेक करके उसके बाद पेशावर से गाड़ी को कराची के लिए रवाना किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने उनको मतलब ये सहूलत दी है तो आवाम भी उनका ख्याल करे, हर चीज़ वगैरह ग्लव्स पहन रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्टेशन में गैर जरूरी अमले को कम कर दिया गया है, जबकि रश से बचने के लिए मुसाफिरों को ऑनलाइन टिकटिंग सहूलत फराम की गई है। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, पेशावर। रेलवे तमाम सूबों में SOPs के साथ खुली, उस पर अमल दरामद भी कराया गया। अब तेज़ी से लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, सिंध में भी, दूसरे सूबों में भी अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और केसेस की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 13,962 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1932 मस्बत आए हैं। सिंध में एक दफ़ा फिर 1000 से ज़्यादा केसेस मस्बत आए। सिंध में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस वाला सूबा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा हालांकि टेस्ट किए जा रहे हैं, मगर वहाँ पर तादाद में इतना तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा है। वहाँ पर 6,235 टेस्ट किए गए, 709
कोरोना के केसेस मस्बत आए हैं, यानी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इजाफा सिंध में हो रहा है। अब जबकि चीज़ें खोली जा रही हैं तो ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अफसोसनाक खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं। पंजाब में कोरोना के नए केसेस में कमी देखने में ज़रूर आ रही है, मगर कोरोना से अमवात फिर भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रज़ा कोरोना वायरस से इंतकाल कर गई। वो लाहौर के मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। डॉक्टर्स के मुताबिक शाहीन रज़ा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीज़ा थी। अब जबकि सब कुछ खुल रहा है तो सूरत हाल कहाँ जाएगी? वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है शुरू में प्रेशर के बावजूद आप लोगों ने पंजाब में ख़ास तौर पर इस बात को यकीनी बनाया कि जो आइसोलेशन है वो भी घर में नहीं होगी, वो भी हॉस्पिटल्स में या हुकूमती इंतजामात के तहत होगी। अब आपने वो अलाउ की जब हॉस्पिटल्स पर प्रेशर आया। अब जबकि सब खुलने जा रहा है और नज़र आ रहा है कि पासदारी नहीं हो रही, ट्रेन पे कराई गई हो गई, मॉल्स में कराई जा रही हो गई, मार्केट्स में नहीं हो रही, वैसे ट्रांसपोर्ट में नहीं हो रही, तो आप नर्वस हैं, आपको परेशान है कि सूरत हाल कहीं किसी भी तरफ जा सकती है, या आपको लगता है कि बस अब हम बच गए हैं इस सारे मामले से? नहीं जी, मेरा ख्याल शाहज़ब सबसे अहम चीज़ है ये ख़तरा किसी तरीके से भी टला नहीं है। और अगर लोगों की गलत फहमी है कि ये ख़तरा टल गया है और वबा ख़त्म हो गई है, तो हमारा सबकी गलत फहमी है। इम्पॉर्टेंट है ये वबा यहाँ है और ये फैलेगी। इस वक्त जो तादाद है मरीज़ों की वो दिन ब दिन बढ़ भी इसलिए रही है क्योंकि आपको पता है कि हमने टेस्टों की तादाद भी बढ़ा दी है। जो 2 महीने का लॉकडाउन था, उस 2 महीने के लॉकडाउन में एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट हमने स्टेप लिया था वो ये था कि जो पॉजिटिव थे और उनमें सिम्टम्स ना भी थे, उनके बावजूद उनको हमने काफ़ी हद तक अपने पास ही कन्फाइन करके रखा। अब होम आइसोलेशन की पॉलिसी इसलिए शुरू करनी पड़ी है क्योंकि अब अस्पतालों में हमें मज़ीद जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग, आपको पता है, किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर तो इख्तियार नहीं कर रहे। पेशेंट्स ने बढ़ना है। आज ही के दिन में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर 709 नए मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हुई है। और ये इस वजह से भी है कि हमने नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दिए हैं। इस वक्त तकरीबन 6235 टेस्ट आज के दिन में हुए हैं, और अगर हम इन्फेक्टिविटी जो है जो पंजाब में एक्सपेक्ट करते हैं को तकरीबन 8% है, तो दिस इज़ द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स दैट यू विल एंटिसिपेट एवरी टाइम आप जितने टेस्ट आप करेंगे। है तो ये परेशानी वाली बात, और लोगों को भी इस परेशानी को समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन खोलने का ये मकसद नहीं है कि वबा ख़त्म हो गई है। वबा वही है, आप लोगों ने अब हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है ताकि हमारे ऊपर ये जो अब अस्पतालों में तादाद बढ़ेगी मरीज़ों का, उनका बोझ मज़ीद ना बढ़े। और सब एक तो ज़ाहिर है ऊपर से क़यादत ने पहले ही बड़ा कंफ्यूजिंग मैसेज दिया, लोग कंफ्यूज रहे। अब तो और ज़्यादा लग रहा है जैसे वो कोरोना को ख़तरा मानने को तैयार नहीं है। कम डेथ रेशो भी इसकी एक वजह बन रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कम है शराय अमवात दूसरे ममालिक के मुकाबले में। आपको लगता है ये भी एक अब मुस्तकिल बुनियादों पर समझा जा सकता है कि कम ही रहेगी क्योंकि हमारी नौजवान पॉपुलेशन है, या आपके ख्याल में अभी भी आने वाले दिनों में ये किसी भी तरफ सूरत हाल जा सकती है? शाह साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी फर्टिलिटी रेट या जो डेथ रेट है वो कंपैरेटिवली अगर मैं मगरब ममालिक के मुकाबला करूँ तो डेफिनेटली हमारा बहुत कम है। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर आप देखिए ना जो फौतीदगियाँ हो रही हैं अब इस वक्त, अगर हमारे 290 लोग जो हैं इंतकाल किए हैं पंजाब के अंदर, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि सारे ही बूढ़े लोग थे। इसमें वो भी लोग थे जिनकी उम्रें कम थी, 25 साल की उम्र के भी, 30 साल की उम्र के भी और 40 साल की उम्र में भी। ये डिपेंड करता है कि ये वायरस जो है इसका असर किस तरीके से होता है। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ज़रूर बड़ी उम्र के लोग हैं और वो लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वायरस जो है जवानों को बिल्कुल बख्श देगी और जवानों में कोई इस तरह की सीरियस सिचुएशन नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज हमारे पास जो तादाद है मरीज़ों की उसमें जवान लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ 80% वही लोग हैं जो 55 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर 20% तो वो लोग हैं ना जो छोटी उम्र के हैं। इसलिए हर इंसान को इस वबा से बचाने के लिए अपने आप को हिफाजती तदाबीरें उसी तरह इख्तियार करनी पड़ेंगी। आप मेहरबानी करके ज़रूरत के तहत आप बाहर निकलिए, उसके अलावा मत घर से बाहर निकलिए। बहुत अहम है ये बात, वरना हम कॉलेज स्कूल ना खोल देते सारे, ताकि फिर तो सब कुछ ही खुल जाना था ना। तो अभी तो रोका हुआ इसी वजह से है कि वबा ख़त्म नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। वबा अभी ख़त्म नहीं हुई, एहतियात लाजमी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे एक ब्रेक में।
चीनी के बहरान की तहकीकात करने वाले शुगर कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और कल वजीर आजम को पेश की जाएगी और ये रिपोर्ट कल ही रिलीज होने का इम्कान है। वजीर इत्तलात शिबली फराज पहले ही कह चुके हैं कि रिपोर्ट ईद से पहले जारी की जाएगी। कमीशन को पहले 25 अप्रैल तक की मोहलत दी गई, फिर उसके बाद कमीशन को 3 हफ्तों की मोहलत मिली और अब ये मोहलत भी ख़त्म हो गई है, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी 150 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके कई वॉल्यूम्स हैं। 4000 से ज़ायद दस्तावेज़ात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। क्या इस हवाले से तफसीलात हैं, किस पर जिम्मेदारी दी गई है? जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, क्या ज़राए बताते हैं जो 3 अरब की सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दे दी, हालांकि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी से मना किया था, उसका क्या तयन किया गया है जिम्मेदारी का और किस किस बात का तयन किया गया? जो हमें ज़रा से पता चला है कि कमीशन ने 2 महीने 3 दिन लगाए हैं इस तफसीली रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। उसके जो चीदा नकात हमने अपने सोर्सेज से हासिल किए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कई लोग ऐसे हैं, या तो ये हुकूमत का हिस्सा हैं या पिछली हुकूमत का हिस्सा थे, उनके लिए ये रिपोर्ट एक बमशेल से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं जो मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो सब्सिडी का मामला है, ये दौरानिया 2013 से 2020 तक का है, जो कि कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड एग्जामिन किया है। कल लगभग 24 अरब रुपए की मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों और वफाक की तरफ से शुगर मिल मालिकान को इस 7 साल में सब्सिडी दी गई है। कमीशन का ये ख्याल है, जब उन्होंने इसका ऑडिट किया है, तो ये सब्सिडी उन किसानों तक नहीं पहुंची, बल्कि तमाम तर फ़ायदा इन शुगर मिल मालिकान को ही हुआ और कमीशन चाहता है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। कमीशन की ये फाइंडिंग्स हैं जो हमें ज़रा से पता चला है कि कम अज़ कम 33 अरब रुपए की टैक्स एवेजन की गई है मुबैना तौर पर इस केस में। तो सबसे ज़्यादा अहम रोल जो FPR का नज़र आ रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन देने की सिफारिश की गई है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का एक बड़ा पूरा एक आधा वॉल्यूम है, इस पर डिस्कशन की गई है। सबसे पहले इसका रोल एज ए फाइनेंस मिनिस्टर सूबा सिंध में था सब्सिडी देने के हवाले से, बिलखसूस ओमनी ग्रुप को सब्सिडीज़ गई हैं। इसके अलावा वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने उसी टर्म में 2018 में, उस पर भी एक बातचीत की गई है। साथ ही जो 2 अरब 47 करोड़ रुपए की सब्सिडी का मसला है पंजाब का चीफ मिनिस्टर बुज़दार का, उस हवाले से भी डिस्कशन की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि कमीशन मेरी इतलात के मुताबिक फाइंडिंग्स दी हैं कि होली सोली वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर ही का ये डिसीजन था, उसकी सवाबदीद थी जो उसने ये फैसला किया है सब्सिडी देने का। साथ ही असद उमर का भी एक रोल है। तो इस तरह से सब्सिडी और जो बाकी एंटिटीज़ हैं, जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके रोल पर भी तनकीद की गई है कि किस तरह से शुगर मिल मालिकान के हवाले से उन्होंने तहकीक जो है वो नहीं की। कुछ ऐसे केसेस उनके पास थे जिसको परसू नहीं किया जा सका। फिर ऐसी एंटिटीज जो कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह बताई गई है इस कमीशन की तरफ से। CCP का रोल है, दूसरे रेगुलेटर का, कि हुकूमत, रेगुलेटर और दूसरे इदारे जिन्होंने चीनी की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया, वो तमाम तर कलेक्टिवली उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की गई है। बहुत शुक्रिया आज़ाद गिशकोरी, तफसीलात बता रहे थे। देखते हैं वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे जब इस रिपोर्ट के मंदरजात सामने आते हैं। वफाकी काबीना में इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आ रही हैं, इसका हुकूमत पर क्या असर पड़ सकता है, तो तफसील से आपके सामने मामला रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी काबीना में इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि मुंतखब अरकान को एतराज़ है कि काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ तादाद बढ़ रही है बल्कि फ़ैसला साजी में उनका किरदार भी बढ़ रहा है। इसलिए कुछ मुंतखब अरकान नाराज़ हैं। इन नाराज़ अरकान का कहना है कि फ़ैसले मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बजाय गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। फ़ैसला गैर मुंतखब लोग करेंगे, भुगतने मुंतखब अफराद को पड़ेंगे। एक शिकायत यह भी है कि इन गैर मुंतखब अरकान को कोई जानता तक नहीं है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कल हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आदिल शाज़िब से बात करते हुए उनका कहना था कि मौमनीन ख़ुसूसी के असासे भी ज़ाहिर किए जाएँ। काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। हुकूमत पर उंगलियाँ उठ रही हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। इस हवाले से आज सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा है, जिसके मुताबिक वफाकी काबीना पर होने वाले एतराज़ात में सबसे बड़ा ये एतराज़ है कि 51 रुकनी काबीना में 5 एडवाइज़र्स और 15 स्पेशल असिस्टेंट गैर मुंतखब शुदा हैं। पार्लिमानी निज़ाम और काबीना का अलमिया यही है कि टेक्नोक्रेट्स की बहुत बड़ी तादाद फैसला साजी में शरीक है।
जिसकी वजह से सियासी अनासिर दब गए हैं और अंदेशा यह है कि बजट गैर सियासी जहन के साथ बनाया गया तो उसके सियासी असरात बुरे निकल सकते हैं। कहते हैं काबीना अहम नहीं, काबीना चुनने वाला अहम होता है। गलत मशवरे मुशीर नहीं देते, गलत मशवरे मानने वाला हुक्मरान गलत होता है। कॉलम के मुताबिक याद रखें, कभी भी जवाल वजीरों की गलतियों की वजह से नहीं आता, वजीर आजम के गलत फैसलों की वजह से जवाल आता है। ये सारी की सारी बातें सुहेल भाई साहब ने लिखी हैं, इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आपने भी लिखा, अब जाहिर है ये आपने भी कहा कि जिम्मेदारी वजीर आजम ही की बनती है, मगर अभी तक जिम्मेदारी से आज़ाद रहे हैं वजीर आजम इमरान खान। अगर मुआशी पॉलिसी नाकाम हो जाए तो असद उमर की जिम्मेदारी ठहरती है, वजीर आजम की नहीं। अगर शुगर की कीमतें बढ़ जाएं तो दूसरों की जिम्मेदारी ठहरती है। वजीर आजम को क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की है, हालांकि 100 अरब रुपए की बात होती है कि गरीब आवाम की जेब से निकाल लिया गया। साथ ही अगर लॉकडाउन कामयाब हो जाए तो क्रेडिट ले लेते हैं वजीर आजम, अगर लॉकडाउन नरम हो तो फिर वजीर आजम को क्रेडिट दे दिया जाता है कि तो पहले दिन से ऐसी बातें करते थे। पंजाब हुकूमत की नाकामी का उनको ब्लेम नहीं जाता। तो अब तक तो किसी भी इल्ज़ाम से आज़ाद हैं, सारे क्रेडिट उन्हें दिए जाते हैं। आपको कैसे लगता है कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी आखिर में? जी, निस्बतन हालात उनको फेवर कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आ गया, पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की वजह से जो है उस इबहाम का भी उन्हें फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ दो पीरियड्स की तरफ, कि जब ज़ियाउल हक ने जुनेजो को लाए या जनरल मुशर्रफ ज़फ़रुल्लाह जमाली को लाए, यानी दोनों जो मार्शल लॉज थे, अब उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आज से मिलती जुलती थी कि जो हमारी रियासती ताकतें थी वो दोनों जो सियासी जमातें थी उस वक्त की, उनको वो पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उनकी सपोर्ट थी, जैसे ज़फ़रुल्लाह जमाली के लिए क्योंकि वो ना पीपल्स पार्टी को लाना चाहते थे ना नून लीग के लिए जाना चाहते थे। इसी तरह जुनेजो के दौर में वो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी आए या कौमी इत्तेहाद जो है उसके लीडरों को अहमियत मिले। तो चुनाचे उनको लंबा ग्रेस पीरियड मिला। तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफ हैं वो चूँकि गुड बुक्स में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, इसलिए भी उनको ग्रेस पीरियड मिलता है क्योंकि उनके मुखालफों को वो एडवांटेज इस वक्त हासिल नहीं है जो आम तौर पे हमारे सियासी कल्चर में होता है कि अपोजिशन जो है वो उस किसी न किसी तरह रियासती अदारों के साथ इन टच होती है, वो अल्टरनेट गवर्नमेंट होती है। तो अभी फ़िलहाल उनकी एक्सेप्टेंस अल्टरनेट गवर्नमेंट के तौर पे नहीं है दोनों फरीकों की, ना पीपल्स पार्टी की और ना नून की। जिस दिन वो पोजीशन हो गई उस दिन इमरान खान साहब का ग्रेस पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी फिर कारकर्दगी का मसला नहीं है, क्योंकि फिर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी बड़ी अहम बात की शेख रशीद साहब ने। मैं आवाम को दिखा दूं, फिर मैं इस हवाले से सवाल करता हूं आपसे। इस्लामाबाद में कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, जहां तब्दीली होनी थी वहां वजारत इत्तलात में हो गई है, और बुज़दार जाने और उसका काम जाने। जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है, कारकर्दगी है, किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है अगर वो इमरान खान साहब साथ हैं। ये भी एक ऐसा पीरियड चल रहा है कि बुज़दार साहब की बुरी कारकर्दगी ना उन्हें हर्ट कर रही है ना इमरान खान साहब को हर्ट कर रही है। शाहजेब साहब, जैसे मैंने कहा, सवाल ये है कि भाई अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो कौन आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका फ़ायदा होता है कि भाई इनको कैसे भेजें जब कोई उसके मुतबादल फ़िलहाल अभी कोई स्कीम नहीं बनी, कोई ऑप्शन नहीं आई। दोनों जो पार्टियां हैं उनको बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार से बाहर किया गया है। इसी तरह पंजाब में शायद बहुत सारी ताकतें चाहती थी कि बुज़दार साहब ना चलें, लेकिन फिर कुछ खान साहब ने अपनी चीज़ें ताकत से मनवाई, अपनी ज़िद से, अपनी कुव्वत से। उनके पास भी तो जितनी देर ताकत होती है इंसान उतनी देर वज़ीर आज़म जो है उसकी भी बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। तो ये कोई खुश दिली से रियासती अदारे नहीं चला रहे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि फ़िलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जब तक कोई सेकंड ऑप्शन तैयार नहीं होती उस वक़्त तक ये ग्रेस पीरियड रहेगा। हाँ, एक चीज़ मौजूद ज़रूर है कि इस गवर्नमेंट के लिए जो सबसे ख़तरनाक बात है वो मईशत है, क्योंकि अगर जून के बाद मईशत जो है वो चली ना, और जैसे कि लग रहा है कि इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर है उस वक्त फिर ये सारी बाकी मसलतें जो हैं
वो पीछे रह जाती हैं और फिर एक इमरजेंसी और एक फौरी जो सलूशन है वो ढूंढना पड़ता है। तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ तो खान साहब इस वक्त सुप्रीम है और उनको कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इसीलिए वज़ीर जो मर्ज़ी करते रहें, जिस वज़ीर को वो चाहें अहमियत दें, जिसको ना दें, चाहे गैर मुंतखब जो हैं उनको अहमियत दें। लेकिन तारीख़ का मुतालिया ये बताता है, हो सकता है ये तारीख़ से मुबर्रा हो, इस्तिस्ना हो इनको, लेकिन तारीख़ का मुतालिया ये बताता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो कहीं रजिस्टर हो रही होती हैं। जो ही आप क्राइसिस में जाते हैं वही गलतियाँ आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। सब मगर जो मुतबादिल का मामला है, शहबाज शरीफ ने हर तरीके से कोशिश तो की है अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश करने की। जितनी पोजीशन नून लीग की सेकंड ईयर और थर्ड ईयर लीडरशिप ले लेती है, चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब ज़ाहिर सेकंड ईयर में, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब तो उतनी पोजीशन भी नहीं लेते। वो आज तक साबित नहीं कर पाए कि वो उनमें कोई लीडरशिप की सलाहियतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की सलाहियत उन्होंने ज़रूर साबित की हैं। बेटा उनका जेल में है, उसके बावजूद ना कोई अग्रेसिव पोस्चरिंग है, ना कोई उन्होंने बात की है, मगर वो घूम फिर के दोबारा उनका टाइम आ गया कि नैब फिर उन्हें तलब कर रहा है, ईद के बाद फिर कह रहे हैं उनका मुश्किल टाइम आएगा। तो इतना कॉम्प्रोमाइज करके भी, कोई पोजीशन ना लेके भी अपने आप को मुतबादिल शहबाज शरीफ भी नहीं बता पाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि असल तो बात है ओवरऑल नून लीग की। शहबाज शरीफ साहब अगरचे एक एक्सेप्टेबल फेस हो सकते हैं, उनका सारा पास्ट रिकॉर्ड ये है कि कभी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़े, कभी अपनी क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने नहीं खेला, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर उनके भाई का इन्फ्लुएंस है। नून लीग जो है उसके अंदर एंटाई एस्टेब्लिशमेंट और बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि उसकी पॉलिसियों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर अभी भी उन्हें वो उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे तहरीक इंसाफ उनके साथ चल रही है, तो जाहिर है वो उतनी देर तक तो वो प्रेफर की जाएगी तहरीक इंसाफ, जब तहरीक इंसाफ जैसे ही नैरेटिव वाली कोई पार्टी जो है वो और खड़ी नहीं होती, या ऐसा ग्रुप खड़ा नहीं होता जिसका नैरेटिव इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में निस्बतन रियासत के नैरेटिव के करीब हो। सब ओवरनाइट तो ज़ाहिर एक पार्टी नहीं डेवलप हो सकती, तो फिर इस वक्त तो कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक ताकतवर वज़ीर आज़म है और 5 साल के लिए अपने पूरा इक़्तिदार पूरा करने के लिए उन्हें कोई चैलेंज नहीं। नहीं, मैं इस फ़िलहाल मुझे नहीं ऐसा लगता। उसकी वजह यह है कि चूँकि अभी उनके यहाँ जो गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मुईशत अच्छी नहीं है, तो जब तक ये दोनों चीज़ें इंश्योर नहीं होती उस वक़्त तक उनकी हुकूमत हर वक्त ख़तरे में रहेगी। क्योंकि इस वक्त मजबूरियां हैं रियासती अदारों की, सियासी मजबूरियां हैं, अपोजिशन इस काबिल नहीं है, कोरोना वायरस है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, इलेक्शन फ़ौरन हो नहीं सकते। तो ऐसे में उन्हें एडवांटेज ज़रूर हासिल है और इस एडवांटेज से वो अपने मुखालफों को ख़त्म करने का भी फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हें कमज़ोर करने का, उन्हें बदनाम करने का। लेकिन मसाइल तो हल नहीं हो रहे। जब मसाइल हल ना हो, आप उन्हें एक तरफ मसाइल इकट्ठे तो हो रहे हैं, तो वो किसी वक्त भी जो ही आप थोड़े से रुकेंगे या लोग तजिया करना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर सारे वो मसाइल जो हैं दोबारा से आपके ऊपर आ जाएंगे और फिर आपके पास कोई हल नहीं रहेगा। असल बात यह है कि किसी गवर्नमेंट के 5 साल तब पूरे होते हैं जो मसाइल के हल की तरफ भी वो जा रही हो, मईशत जो है वो बेहतर हो रही हो। चूल्हा जलेगा तो हुकूमत चलेगी, जब चूल्हे ठंडे हों तो हुकूमतें नहीं चलती। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही थी कि उन्होंने जो मुआशी तरक्की है वो बुरी तरह मुतासिर की है और 3.3% उनके पहले साल में मुआशी तरक्की हुई। अब तनकीद हो रही है कि वो नंबर भी गलत बताया गया था, उससे भी कम तरक्की हासिल हुई। क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। 68 साल में पहली बार पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हो जाएगी। 1952 में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी और अब मुआशी तरक्की की शरह मनफी होने का खदशा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, मुल्क बंद हुआ। तो दुनिया भर की मईशतों का हाल है वो पाकिस्तान की मईशत का भी है। दुनिया भर की मईशतें सुकड़ रही हैं तो पाकिस्तान की मईशत भी सुकड़ने जा रही है। मगर अहम बात यह है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने तहरीक इंसाफ के पहले साल की मुआशी तरक्की की शरह को कम कर दिया है। ये शरह अब 3.3% से कम होकर 1.9% हो गई है, जो गुज़िश्ता 10 बरस की सबसे कम सतह है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब गुज़िश्ता साल में तरक्की की शरह
3.3% बताई थी, तो उस वक्त भी साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने दावा किया था कि मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3.3% नहीं है बल्कि 1.9% है। और अब ये अंदाज़ा उनका दुरुस्त साबित हुआ है और हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है। इसके अलावा नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवां माली साल में तरक्की की शरह -0.38% होगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक रुपए की कदर में कमी की वजह से मईशत का हुजम 280 अरब डॉलर से कम होकर 265 अरब डॉलर हो गया है, जो कि नून लीग के आखिरी साल में 313 अरब डॉलर था। इसके अलावा नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने नून लीग के आखिरी साल में मुआशी तरक्की की शरह 5.5% होने की तस्दीक कर दी है, यानी 5.5% से तहरीक इंसाफ के पहले साल में तरक्की की शरह कम होकर 1.9% रह गई। बताई 3.3% थी, मगर अब पता चल रहा है कि असल में वो 1.9% थी। गुज़िश्ता माली साल में यानी तहरीक इंसाफ के पहले साल में मुआशी तरक्की की शरह में बड़ी कमी आई है, 3.3% से 1.9% पर आई है, यानी जो तरक्की की शरह आवाम को बताई वो उससे बहुत कम। आमतौर पर जो नंबर्स बताए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बाद में वो रिवाइज होते हैं, क्योंकि जो अंदाजे दिए जाते हैं उसमें जो हायर नंबर होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले लेती है ताकि तरक्की की बेहतर शरह दिखाई जा सके। मगर ये फ़र्क बहुत बड़ा है तहरीक इंसाफ के दौर में। हम आपको माजी का मामला सामने रख देते हैं। 2013 में शरह तरक्की 3.6% बताई गई, मगर बाद में वो असल में 3.7% सामने आई, यानी जो बताई गई उससे 0.1% तरक्की में इजाफा हुआ। 2014 में तरक्की की शरह 4.14% बताई गई, बाद में 4.03% सामने आए, यानी 0.11% कम। फिर 2015 में तरक्की की शरह 4.24% बताई गई, मगर बाद में वो 4% निकली, यानी 0.24% कम। फिर 2016 में तरक्की की शरह बताई गई 4.71%, मगर असल तरक्की की शरह सामने आई 4.5%, यानी 0.21% कम। 2017 में तरक्की की शरह 5.28% बताई गई और बाद में 5.3% सामने आई, यानी बताई गई से 0.09% ज़्यादा शरह सामने आई। फिर 2018 में तरक्की की शरह 5.79% बताई गई, बाद में अब उसे 5.5% बताया गया है, यानी 0.29% कम। मगर इन तमाम सालों में 2 से 5% तरक्की की शरह बाद में कम या ज़्यादा होती रही है। मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल में तरक्की की शरह बताई गई 3.3% और असल में सामने आई है 1.9%, यानी गुज़िश्ता बरसों में जो 2 से 5% का फ़र्क पड़ता था वो तहरीक इंसाफ के दौर में पड़ा है 42%। 3.3% बताई, 1.9% तरक्की सामने आई, 42% कम, जो कि नून लीग के 5 सालों में नहीं देखा गया। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार बार कहती रही कि इसहाक डार नंबर्स का इदाद शुमार का हेर फेर करते थे, नंबर्स बड़ा चढ़ाकर पेश करते थे, यहाँ तक कि जो आखिरी साल था नून लीग का उसमें भी उन्होंने तरक्की की शरह को बढ़ाकर पेश किया। बहरहाल वो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब का हवाला देते रहे, असद उमर साहब भी उसका हवाला देते थे। क्या कहते हैं? आपका यकीन नहीं आता तो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब पढ़ें, पूरे 2 चैप्टर उसमें दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। रात को मैंने बैठ के पढ़ी है वो, कि जनाब कि किस तरह इसहाक डार ने मईशत के गलत आदादो शुमार दिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करके। ख़ास तौर पे जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि और कुछ नहीं तो वो चैप्टर नंबर 10 ज़रूर पढ़ें उसका, कि ये जो हमें मईशत जो सबसे सुस्त रफ्तार मिली थी पिछले 1971 से लेकर अब तक, उसके भी आदादो शुमार को बढ़ाया हुआ था, और अभी तो पता नहीं क्या क्या और इन्होंने किया होगा जिसके अभी नताइज सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में माना गया है कि नून लीग के आखिरी दौर में तो 5.5% तरक्की थी, मगर तहरीक इंसाफ के अपने पहले साल की जो 3.3% बताई गई वो असल में 1.9% थी, और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने ये बात कही थी। खुरम शहजाद माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। खुरम साहब बहुत शुक्रिया। आमतौर पर हुआ है कि कुछ फ़र्क आता है, मगर इतना बड़ा फ़र्क आया है, आपके ख्याल में ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है? कुछ प्राइसेस, पावर का आउटपुट, इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दें क्या हुआ, कितना बड़ा फ़र्क आया? जी बिल्कुल, देखें हिस्टोरिकली ऐसा होता आया है। पिछले अगर आप 10-12 साल का जायज़ा लें तो नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो फोरकास्ट होती है वो अपर एंड लिया जाता है, यानी कि अगर लेट से 3 से 5% ग्रोथ है या 4 से 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो 5% को जो है वो बुनियाद बनाया जाता है। नॉर्मली ये होता है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ख़ास तौर पे होता है। और ये अगर पिछले गवर्नमेंट का जायज़ा लें, आप पिछले टेदर का जायज़ा लें तो तकरीबन कोई 14 बेसिस पॉइंट से 24 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर ग्रोथ आपकी 4% एक्सपेक्ट की गई थी तो लेट्स से 3.9, 3.8 के करीब आ रही थी, या अगर ऊपर जा रही थी तो 4% एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो 4.10, 4.15% आ रही थी।
तो ये फ़र्क आता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है, यानी कि 3.3% से जो है वो पिछले साल 2019 का रिवाइज जो एक्चुअल नंबर आया 1.91% है। ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये 2008 में हुआ था जब आपकी ग्रोथ जो है 4 से 5% एक्सपेक्ट की जा रही थी और एक्चुअली जो ग्रोथ आई वो 2% भी नहीं थी, और अब जाके उसका अगर नंबर देखें तो वो रिवाइज हो के 1% भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ऑफकोर्स डिक्लाइन है। देखना ये होगा कि अगले साल क्या होता है, क्योंकि अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 38 बेसिस पॉइंट नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारी एस्टिमेट्स के हिसाब से आने वाले साल में जब ये नंबर एक्चुअल आएगा तो लगता ये है कि 1.5 से 2% जो है वो नेगेटिव ग्रोथ होगी। हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।